अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चैनल पर आपका टीचर नवीद रऊफ़। फ़िज़िक्स सब्जेक्ट मेरा बहुत शौक़ है, तो फ़िज़िक्स के हवाले से आज हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक जिस पर हमने बात की थी वो था एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और अब जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशंस क्या हैं। एक है आइसोबारिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट, एक आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट, एक आइसोथर्मल जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट, एक और एक एडियाबैटिक जिसमें हीट कांस्टेंट। सो टुडे आज हमारा उसकी डिटेल में जाने का पहला टॉपिक है आइसोबारिक प्रोसेस। वो जो एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ी थी, उन एप्लीकेशंस में सबसे पहला प्रोसेस इट्स आइसोबारिक प्रोसेस। नंबर 1 फर्स्ट एप्लीकेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट एप्लीकेशन है। इनफैक्ट इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या रोल है? वी एक्सप्लेन द प्रोसेस अपॉन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो पहले इसे डिफाइन करते हैं, अ प्रोसेस ऑफ thermodynamics during which pressure remains constant। थर्मोडायनेमिक्स का एक ऐसा प्रोसेस जिसके दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ऐसे प्रोसेस का नाम आइसोबारिक प्रोसेस है। इन शॉर्ट अगर मैं एक लफ्ज़ की मदद से एक्सप्लेन करना चाहूँ, आई शुड राइट प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और बेटर आई राइट चेंज ऑफ प्रेशर इज ज़ीरो। आई शुड राइट प्रेशर इक्वल कांस्टेंट, और बेटर आई शुड राइट डेल्टा पी चेंज ऑफ प्रेशर ज़ीरो। ये याद रखिएगा, पी ज़ीरो प्रेशर ज़ीरो नहीं, प्रेशर कांस्टेंट है, और चेंज ऑफ प्रेशर ज़ीरो है, चेंज ऑफ प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। अब ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे या प्रेशर में कोई चेंज ना आए, ऐसे प्रोसेस का नाम आइसोबारिक प्रोसेस। इस आइसोबारिक प्रोसेस की एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि जी आइसोबारिक प्रोसेस कहाँ हो रहा है, सो हीटिंग ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ। हम अपनी डेली लाइफ में जो हीटिंग करते हैं नॉर्मली, उसमें हम कोई एक्स्ट्रा प्रेशर या प्रेशर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, प्रेशर अपना नॉर्मल प्रेशर रहता है। तो हम नॉर्मली जो ऑब्जेक्ट्स की हीटिंग करते हैं अपनी डेली लाइफ में, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। वी कम टू द एक्सप्लेनेशन, मतलब हमने आइसोबारिक प्रोसेस को डिफाइन कर लिया, उसकी एग्जांपल कर ली। नाउ वी कम टू द एक्सप्लेनेशन के ये प्रोसेस एग्जीक्यूट कैसे होता है। ये प्रोसेस एग्जीक्यूट कैसे होता है, ये बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले एज्यूम करता हूँ एक क्लोज्ड सिलेंडर पिस्टन सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक सिलेंडर यूज़ हो रहा है, और इस सिलेंडर की ख़ास बात, इस सिलेंडर की जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, वो इंसुलेटर हैं। वॉल्स ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्स, सिलेंडर की दीवारें, ये इंसुलेटर हैं। वॉल्स के साथ साथ पिस्टन यूज्ड ऑन द सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर जो पिस्टन यूज़ किया जा रहा है ये भी इंसुलेटर है, और पिस्टन के ऊपर जो वेट्स रखे गए हैं वो भी इंसुलेटर। सो ओवरऑल ये हमारा पूरा का पूरा इंसुलेटर सिस्टम है। खैर पूरा तो नहीं है, इसमें एक जगह पर हीट के आने जाने के लिए हमने रास्ता रखा हुआ है, वो रास्ता है बेस ऑफ द सिलेंडर, जिससे फिल वक्त अभी मैंने इनिशियली एज्यूम किया है सिस्टम, मैं इसमें प्रोसेस कोई नहीं करवा रहा, इसमें सिर्फ मैंने एज्यूम किया है ये सिस्टम है, और इसमें हीट का सिर्फ एक रास्ता है बेस ऑफ द सिलेंडर, बॉटम ऑफ द सिलेंडर, जिसे इस वक्त मैंने इंसुलेटर जैकेट की मदद से क्लोज कर रखा है, और इसके अंदर हमने फिल कर रखी है आइडियल गैस। इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम इनिशियली कौन सी स्टेट में मौजूद है, इस वक्त मैंने एज्यूम कर लिया
गैस का इंटरनल प्रेशर है P1 और गैस यहाँ जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसका वॉल्यूम है V1 और गैस का इनिशियल टेम्परेचर है T1। तो ये मैंने एक सिस्टम एज्यूम किया, ये आइसोबारिक प्रोसेस नहीं हुआ, अभी सिर्फ मैंने इनिशियली एक सिस्टम एज्यूम किया है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें ये सब कुछ मौजूद है। अब मैं इसको आइसोबारिक प्रोसेस कंप्लीट करवाना चाहता हूँ। सो क्या करता हूँ कि यहाँ पर इस सिलेंडर को यहाँ इंसुलेटर जैकेट से उठा दिया, और यहाँ से उठाने के बाद इसको हमने कुछ हीट प्रोवाइड की। जो हीट हमने इसको प्रोवाइड की उस हीट को हमने शो किया डेल्टा Q से। अब इसको जब हमने हीट प्रोवाइड की और वो हीट इस सिस्टम के अंदर आती है, तो इस सिस्टम के अंदर आने के बाद हीट सबसे पहला काम क्या करेगी कि ये जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जब इनको हीट मिलेगी तो ये आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स पहले के मुकाबले में फास्ट होंगे, तेज़ होंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और चूंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी सो इट विल हैव एन इम्पैक्ट, इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। इंटरनल एनर्जी में आ जाएगा चेंज एंड दैट चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी आई हैव डिनोटेड बाय डेल्टा U। इस वक्त जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है उस चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी को मैं डिनोट किया डेल्टा U से। इसके साथ साथ क्या हो रहा है, अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स चूंकि फास्ट हो जाएंगे, तेज हो जाएंगे, सो दे टेंड टू इंक्रीज द प्रेशर ऑन द पिस्टन। अब ये क्या करेंगे, पिस्टन के ऊपर तेजी से टकराएंगे, तो इनकी कोशिश होगी ये पिस्टन के ऊपर प्रेशर बढ़ा दें, बट एट द सेम टाइम हमने पिस्टन के ऊपर कोई मजीद चेंज नहीं लाया, हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया और फ्री छोड़ के रखा हुआ है। तो अगर ये मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो जैसा ही ऐसा कोई चेंज आने लगेगा, पिस्टन भी क्या करेगा, साथ साथ एक्स्ट्रा पुश होने की वजह से अपनी जगह से ऊपर जाने लग जाएगा। अब जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा तो वो जो प्रेशर बढ़ने लगा था पिस्टन के ऊपर मूव करने की वजह से बैलेंस हो जाएगा और प्रेशर पहले के मुकाबले में इंक्रीज नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। तो जैसे जैसे हीट इंटरनल सिस्टम के अंदर दाखिल होती जाएगी वैसे वैसे उसकी इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगी। इंटरनल एनर्जी के बढ़ने के साथ साथ पिस्टन, चूंकि हम उसके प्रेशर को कोई चेंज नहीं कर रहे और उसको बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है, तो पिस्टन अपना गैस अपना एक्सपेंड करेगी और पिस्टन को ऊपर उठाती रहेगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि गैस का जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा और टिल दैट के सारी की सारी हीट जो हम देना चाह रहे थे वो इस सिस्टम के अंदर दाखिल भी हो जाएगी, इसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी, पिस्टन अपनी जगह से ऊपर मूव भी कर जाएगा। बट इन ऑल दीज कंडीशंस, इन तमाम कंडीशंस के दौरान द प्रेशर विल नॉट बी चेंज, क्योंकि हमने प्रेशर को चेंज होने का मौका नहीं दिया। यहाँ से हीट दी तो साथ साथ पिस्टन को फ्री छोड़े रखा, पिस्टन के ऊपर हमने प्रेशर में कोई चेंज नहीं किया, जितना प्रेशर था उतने का उतना रहने दिया। तो पिस्टन के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट रखकर उसको फ्री छोड़ने का फ़ायदा ये हुआ कि इंटरनल एनर्जी बढ़ जाने के बावजूद प्रेशर ऑफ द सिस्टम डज नॉट इंक्रीज, सिस्टम का प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होता, सिस्टम का प्रेशर उतना ही रहेगा जितना वो ऑलरेडी पहले था, यानी पहले प्रेशर P1 था, अब भी प्रेशर P1 ही रहेगा। तो प्रेशर में तो कोई चेंज ना आया, लेकिन गैस चूँकि एक्सपैंड होती है तो गैस का एक्सपैंड होना इंडिकेट करता है कि इसका वॉल्यूम पहले के मुकाबले में इंक्रीज़ हो गया, जो पहले V1 था बढ़कर V2 हो गया और इंटरनल एनर्जी बढ़ने की वजह से टेम्परेचर T1 से बढ़कर T2 हो गया। दिस इज़ हाउ वी एग्जीक्यूट द आइसोबारिक प्रोसेस। सिंपल वर्ड्स में 2 लाइन में बयान कर दूं तो 2 लाइन में ये होगा कि हमने सिस्टम को हीट दी, हीट देने के साथ साथ इसके पिस्टन को हमने बिल्कुल फ्री छोड़ दिया। हीट सिस्टम के अंदर तो जाएगी लेकिन पिस्टन को फ्री छोड़ने की वजह से, पिस्टन को चेंज ना करने की वजह से, पिस्टन के प्रेशर में कोई एक्स्ट्रा कोई दूसरी तब्दीली ना लाने की वजह से पिस्टन अपना मूवमेंट करेगा और अपने प्रेशर को दोबारा उसी जगह उसी लेवल पर बैलेंस कर लेगा जिस लेवल पर ये पहले मौजूद था। क्लियर हो गया ये? सो इसको नोट कर लीजिए।
इसको नोट करने के बाद वी गो टुवर्ड्स द एक्सप्रेशन। हमने आइसोबारिक प्रोसेस को थ्योरेटिकल एक्सप्लेन किया, देन हमने उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका बताया। नाउ वी गो टुवर्ड्स द एक्सप्रेशन कि आइसोबारिक प्रोसेस के लिए एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, मतलब इसका फार्मूला क्या होना चाहिए, और इन अदर वर्ड्स इसके लिए इक्वेशन क्या यूज़ की जाएगी। So we are explaining upon the basis of first law of thermodynamics. So here we start what first law of thermodynamics recommends us. हम स्टार्ट लेते हैं अपने मेन उस टूल से जिसकी बुनियाद पर, अच्छा मैं इसको थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडी लिख रहा हूँ। थर्मोडी कोई सिरप का नाम नहीं है, ये इनफैक्ट थर्मोडायनेमिक्स की शॉर्ट फॉर्म। So what first law of thermodynamics teaches us about any process, especially this thermomechanical system. तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि अगर क्लोज सिलेंडर पिस्टन सिस्टम को आप हीट प्रोवाइड करते हो, दिस हीट एक्सचेंज विद इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। ये हीट कन्वर्ट हो जाती है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में और करती है वर्क। अब चूंकि हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, सो वी राइट डेल्टा क्यू पी एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कुछ और भी किया जाए, और वो क्या किया जाए। इफ आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मच वर्क इज डन, इस प्रोसेस के दौरान कितना वर्क हुआ, कितना वर्क किया, अगर मुझे ये मालूम करना हो द वर्क डन इन द आइसोबारिक प्रोसेस, सो हम यहाँ पर स्टार्ट लेते हैं दिस इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क डन का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्टेंस। हालांकि होता क्या है कि वर्क डन का सही फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस। अब मामला ये है कि हम जो हीट देते हैं, हीट, आप लोगों ने ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ा है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट के मुताबिक हीट दो तरीके से, बेसिकली 3 तरीके होते हैं, लेकिन मटेरियल्स के अंदर से जब हीट गुजरती है इट हैज़ 2 मेथड्स। जब सॉलिड मटेरियल के अंदर से गुजरती है इट हैज़ कंडक्शन, और जब ये किसी लिक्विड या किसी गैस में से पास होती है देन इट हैज़ कन्वेक्शन। यानी जब आप किसी गैस को हीट देते हो तो ये कौन सा प्रोसेस करता है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी मिली एंड दे राइज अप, ये ऊपर की तरफ जाते हैं, साइडों से दूसरे आ गए, ये गर्म हुए ऊपर गए, साइडों से ऊपर आ गए, तो ये क्या करता है, अपनी हीट को ट्रांसफ़र करता है वर्टिकली अपवर्ड। ये बिहेवियर है, आप किसी लिक्विड को गर्म करते हो, आप किसी गैस को गर्म करते हो, वो हमेशा अपनी हीट को आगे पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा, बाय मूविंग इट्स मॉलिक्यूल्स एंड इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस ट्रांसफर्स हीट अपवर्ड, ये हमेशा हीट को अपवर्ड। तो इस वक्त मैं इस मॉलिक्यूल्स को देता हूँ हीट एनर्जी मिलने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। सो दे एक्सर्ट द फोर्स अपवर्ड। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो हीट लगाएंगे, ये जो फोर्स लगाएंगे ये अपवर्ड। और पिस्टन भी क्या कर रहा है, पिस्टन इनिशियली इस लेवल पर मौजूद था, अब यहाँ से राइज कर गया, तो पिस्टन ने मूव करा है डिस्टेंस एंड दैट इज आल्सो अपवर्ड। तो जो फोर्स हम लगाते हैं वो भी अपवर्ड, और जो डिस्टेंस इस पिस्टन ने मूव करा है वो भी अपवर्ड। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। और जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है देन वी कंसिडर थीटा इज 0 डिग्री। तो वैसे वर्क डन का फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। हमने यहाँ पर लिया एफ एस, कॉस थीटा नहीं लिया क्योंकि कॉस 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। कॉस 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। सो वी डोंट नीड टू राइट कॉस थीटा, और cos 0 डिग्री शो करना ज़रूरी नहीं। दैट्स ओनली अबाउट f एंड s। नाउ वी नीड टू नो हाउ मच डिस्टेंस। डिस्टेंस मैं शो कर चुका, पिस्टन अपनी प्रीवियस पोजीशन से न्यू पोजीशन पर गया, इस दौरान जितना ट्रैवल किया ये सारा इसका डिस्टेंस है। लेट मी अज्यूम के पिस्टन बेस ऑफ द सिलेंडर से, सिलेंडर की बेस से, सिलेंडर के बॉटम नीचे वाले हिस्से से इनिशियली पिस्टन की जो हाइट थी दैट वाज h1 एंड देन आफ्टर गिविंग द हीट ये पिस्टन अपने बेस से ऊपर चला गया। हाउ मच इट हैज़ राइज, उस हाइट को हमने शो कर दिया h2। तो इनिशियली पिस्टन की जो इनिशियल हाइट थी वो थी h1, और आफ्टर हीटिंग, हीट अप करने के बाद पिस्टन उठकर नई हाइट पर चला गया, दैट हाइट इज h2। अब इन दोनों के दरमियान पिस्टन ने डिस्टेंस कितना कवर किया, दैट डिस्टेंस इज s एंड विल बी इक्वल टू डेल्टा h। मतलब आप ऐसा कर लीजिए कि इस पूरे H2 में से ये वाला नीचे वाला H1, ये पूरा क्या है H2 और ये नीचे वाला क्या है H1। अगर ये पूरे H2 में से ये वाला H1 माइनस कर देते हो
तो जो बचता है वो क्या बचता है, डेल्टा एच। इट इज़ बेसिकली द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ पिस्टन, पिस्टन की इनिशियल हाइट और पिस्टन की फाइनल हाइट के दरमियान जो डिफरेंस है वो डेल्टा एच है। बट मैं इसको कंसिडर करूँगा इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पिस्टन। तो इस पूरी डेरिवेशन में और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में जहाँ बात आएगी डिस्टेंस मूव्ड बाय द पिस्टन और द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पिस्टन, दैट विल बी डेल्टा एच। बाकी रह गया एफ। अब मैं एफ को मालूम करने लगा। मैं एफ को मालूम करने के लिए पहली बात तो ये एक्सप्लेन करता हूँ कि सिस्टम की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को देखिए कि फाइनल स्टेट में जो प्रेशर होना चाहिए था दैट शुड बी P2 विच इज़ इक्वल टू P1। क्योंकि प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया तो फाइनल स्टेट का प्रेशर और इनिशियल स्टेट का प्रेशर दोनों आए सेम। जब दोनों सेम है तो मैं इनको एक ही वैल्यू P से शो कर देता हूँ। जब इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर, इनिशियल स्टेट का प्रेशर, फाइनल स्टेट का प्रेशर दोनों इक्वल हैं तो मैं 1 2 क्यों लिखूँ, मैं इसको खाली P लिख देता हूँ। खाली P लिख देने के बाद अगली बात करता हूँ। प्रेशर की डेफिनेशन है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। मैं फिर रिपीट करता हूँ, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। आई नीड टू फाइंड दिस फोर्स। फोर्स कितनी लग रही है, सो एरिया डिवाइड कर रहा है लेफ्ट साइड में, मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। तो जहाँ फोर्स आ रही है आई राइट प्रेशर इंटू एरिया। क्लियर? इसको यहाँ तक नोट कर लें, फिर मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ, नोट कर लीजिए। देन अगले पॉइंट पर आ जाइए। अब आगे चलते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू ए डेल्टा एच एंड वर्क डन इज इक्वल टू पी। ए डेल्टा एच मीन्स डेल्टा वी, चेंज ऑफ वॉल्यूम। ऐसा क्यों बोला? ऐसा इस वजह से बोला, वॉल्यूम का फार्मूला वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई वेट मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ वेट हाइट तीनों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वॉल्यूम आता है एंड दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ये लेंथ इंटू वेट, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए दैट बिकम्स एरिया। सो आप यूँ भी कह सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। अगर आपने एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई किया तो जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो रिज़ल्ट होगा वॉल्यूम। तो मतलब एरिया और हाइट दोनों का कम्बिनेशन, दोनों का जो प्रोडक्ट है ये प्रोड्यूस करता है वॉल्यूम। नाउ इफ देयर इज़ अ चेंज इन एनी वन थिंग दैट विल चेंज द वॉल्यूम। तो एरिया से मुराद यहाँ इस डेरिवेशन में ये जहन में रखिएगा, एरिया उस सरफेस का है जिस पर प्रेशर लग रहा है। प्रेशर लग रहा है पिस्टन पर, सो वी कंसिडर ए से मुराद एरिया ऑफ पिस्टन है। इस डेरिवेशन में, इस जगह में ए से मुराद एरिया ऑफ पिस्टन है। एच हाइट है, हाइट में चेंज आएगा। अगर मैं कहता हूँ कि हाइट में चेंज आ रहा है ए डेल्टा एच, दैट बिकम्स चेंज ऑफ वॉल्यूम, दैट बिकम्स चेंज ऑफ वॉल्यूम। नाउ डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल टू पी, सॉरी आई राइट ए डेल्टा एच लिखना था मैंने, ये लिखना था पी ए delta h and now that becomes a delta h becomes delta v. So वर्क डन का आपके पास फार्मूला हो गया p डेल्टा v। और ये याद रखिएगा ये वाला जो वर्क है इसको कहा जाता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये वाला जो वर्क है इसको बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ड्यू टू इट्स फार्मूला ये दो टर्म्स को मल्टीप्लाई होकर मिल करके आ रहा है, एक प्रेशर और दूसरा वॉल्यूम। इसको नोट कर लें। और इसको अगर आप अपने जहन में रखें, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसकी इक्वेशन हमने लगाई थी फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, पहले हम बोल रहे थे कि आइसोबारिक प्रोसेस के दौरान जो हीट प्रोवाइड करते हैं डेल्टा क्यू पी, द हीट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस दैट इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड, पहले क्या बोला था वर्क,
वर्क की कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो वर्क की क्वांटिटी ली जाएगी दैट विल बी P डेल्टा V. सो दैट गिव्स द फाइनल रिलेशन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस की इक्वेशन है द हीट प्रोवाइडेड अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क. ये नोट कर लें, फिर इसके बाद कंक्लूजन्स हैं, इसको नोट कर लें जल्दी से. तो अब आगे चलते हैं. वट वी गेट द कंक्लूजन्स फ्रॉम द डिस्कशन. अब तक जितना डिस्कशन हो गया इससे हमारे कंक्लूजन्स क्या हैं? सो कंक्लूजन्स आर ड्यूरिंग आइसोबारिक प्रोसेस, नंबर 1, pressure remains constant. आइसोबारिक प्रोसेस की पहली प्रॉपर्टी ये है कि प्रेशर रहेगा कांस्टेंट. आइसोबारिक प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहेगा. दैट्स डेफिनेशन, कुछ नया नहीं है. नंबर 2, हीट प्रोवाइडेड in is exchanged with internal energy and pressure volume work. सो आइसोबारिक प्रोसेस के दौरान हम जितनी हीट प्रोवाइड करते हैं वो दो जगह में यूटिलाइज हो जाती है, दो जगह में कन्वर्ट हो जाती है, दो चीज़ों में चेंज हो जाती है. वन इज़ द इंटरनल एनर्जी एंड द सेकंड वन इज़ प्रेशर वॉल्यूम वर्क. यू कैन नॉट से ओनली वर्क, यू शुड से प्रेशर वॉल्यूम वर्क, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं क्लोज सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, कोई जनरल काम में नहीं कर रहे. यहाँ तक क्लियर हो गया? वन लास्ट थिंग, एक बात और ध्यान में रखिएगा. हीट दोगे, एक्सपेंशन करेगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम. ये आखिरी बात है, ये उसमें लिखना ज़रूरी नहीं होता, इसकी थ्योरी में आप पेपर में नहीं लिखेंगे, बट ये फॉर योर MCQs. आप आइसोबारिक प्रोसेस में हीट दोगे, इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम. एंड नॉट नेसेसरी बट नॉर्मली ऐसा होता है. अगर आप हीट निकालोगे, सिस्टम में कूलिंग करोगे, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी और इसके साथ साथ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा, ज़रूरी नहीं होता. नोट कर लिया ये? नेक्स्ट थिंग, ग्राफ. मुझे ये ग्राफ बहुत पसंद है क्योंकि बहुत सिंपल है, बहुत, मतलब इतना क्यूट और सिंपल ग्राफ. नो मोर डिटेल्स, नथिंग वेरी मच लॉन्ग, नथिंग ट्रबलिंग, नथिंग कम्प्लेक्स, जस्ट अ सिंपल. पहली बात, आपने थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है. यू विल बी यूजिंग द ग्राफ ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. That will be a PV diagram, and between the PV diagram it's that much simple, it's a straight line. हाँ, अलबत्ता एक बात का ख्याल रखिएगा, that straight line will be parallel to volume axis. ये जो straight line हम draw करेंगे आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, that will be a straight line parallel to volume axis.
आपको कभी ग्राफ दे दिया जाए और आपसे कहा जाए पहचानिए, या अगर आपको कभी कोई ग्राफ दे दे आइसोबारिक प्रोसेस का, आप उसे कैसे पहचान सकते हैं? देयर आर टू हिंट्स। सबसे पहली बात, ग्राफ की शेप लिखा हुआ है या नहीं है, डजेंट मैटर। मेन बात, प्रेशर वॉल्यूम होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, एंड द स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। नाउ दिस रिप्रेजेंट्स आइसोबारिक प्रोसेस। इस आइसोबारिक प्रोसेस के ग्राफ में अगर आप इनिशियल पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं, फाइनल पॉइंट से लाइन ड्रॉ करते हैं, देयर इज सम एरिया, इसको मैंने शेडेड कर दिया, इसको मैंने मार्क कर दिया। दिस एरिया रिप्रेजेंट्स, मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि किसी भी प्रोसेस का जो ग्राफ होता है उसमें एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क को और वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। सो हेयर इट इज़ अगेन, अगर मैं इस वाली वैल्यू को शो करना चाहता हूँ, देन आई मीन टू से हम इसके ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा पहला प्रोसेस डिस्कस हो गया, व्हाट इज़ आइसोबारिक प्रोसेस, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन, कैसे एग्जीक्यूट होता है, इसकी इक्वेशन में मज़ीद चेंजेस, उससे हमने क्या कंक्लूजन लिया, एंड फाइनली जो कुछ हमने सीखा वी पुट इट ऑन द ग्राफ, हमने उसको ग्राफ की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आइसोकोरिक प्रोसेस, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ईजी समझ में आएगा। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।